नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आईबीएससी इंड्यूस क्लासेज में। देखिए साथियों, हम साइंस में चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने अच्छे से डिस्कस किया है और इस पूरे चैप्टर के नोट्स है वो इन सभी वीडियोज के इस चैप्टर के सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप जो है जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इस चैप्टर की। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वन संरक्षण एवं प्रबंधन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है वन संरक्षण एवं प्रबंधन। आप जो है ना टेंशन मत लीजिए कि इसमें जो है ना ये इतना बड़ा सा चैप्टर है, इतना बड़ा याद करने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने इस चैप्टर के नोट्स जो है सिंपल नोट्स बना के इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। आप जो जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन सभी चैप्टर ऐसे जो चैप्टर है ना, उन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे ना, उन क्वेश्चन को जो है मैं आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। इसलिए जो है आप जो है जल्दी से जल्दी, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है। तो अब हम बात करते हैं वन संरक्षण एवं प्रबंधन की। तो देखिए, इसके अंदर आता है कि वन उन्मूलन जो है ना, वन उन्मूलन मतलब वनों का नष्ट होना। उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट होना। तो वन उन्मूलन के कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि से वनों को काट कर कृषि भूमि बनाना। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जो है ना उनकी पूर्ति पूरी करने के लिए क्या करेंगे, हम वनों को काटेंगे और वनों को काट कर जो है वो सिंपल सी कृषि भूमि या भूमि जो है बनाएंगे, जिससे जो है लोगों का जनसंख्या का पालन पोषण हो सके। दूसरा कारण क्या है कि जो अब जनसंख्या बढ़ गई है ना, तो होगा क्या कि विभिन्न निर्माण कार्यों, कारखानों, पशुपालन आदि के लिए भी जो है वनों को नष्ट करना पड़ेगा और वनों को नष्ट आदि के लिए किया जा रहा है, वनों की कटाई की जा रही है। इसलिए भी जो है वन का उन्मूलन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और दूसरा है आदिवासियों द्वारा झूम खेती करना। अब देखिए दोस्तों, ये आदिवासी होते किया है और ये झूम खेती होती किया है। देखिए, लोग जो है ना, आदिवासी जो है ना, जंगलों में जो लोग रहते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं आदिवासी। और ये आदिवासी जो है ना क्या करते हैं, जैसे कि एक साल जो है ना, इस साल जंगल में किसी एक इलाके पे रुके, वहां पर जाकर पेड़ पौधे, जो बड़े बड़े पेड़ है उनको काटेंगे और जो है ना वहां पर खेती करेंगे। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब जो पेड़ है बड़े बड़े उनको काटेंगे ना, तो जो वो भूमि होती है ना वो बहुत ही उपजाऊ होती है, तो वहां पर खेती कर लेते हैं, अच्छे से मुनाफा कमा लेते हैं, अपना मतलब पोषण कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि अगले साल वो दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, वहां पर भी वापस पेड़ काटेंगे और वहां पर जो है क्या करेंगे, कृषि करने लग जाएंगे। तो वहां पर भी जमीन जो है, कृषि भूमि जो है वो उपजाऊ होगी, जिससे जो है उनको अधिक मुनाफा मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वो हर साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। अब इससे होगा क्या कि एक बार यहाँ पर पेड़ काट लिए, एक बार वहां पर काट लिए, सब जगह ये पेड़ काटते रहते, तो इस मतलब सब जगह पेड़ काटते रहते हैं, तो इससे तो जो है बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सब जगह वन जो है वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि आदिवासियों द्वारा झूम खेती करना। झूम मतलब घूमते घूमते खेती करना। ठीक है, अब जो है ना इतना 3 तो समझ में आ गया कि वन उन्मूलन का कारण क्या है, मतलब वनों के नष्ट होने का कारण क्या है। तो आप ये 3 लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि वन उन्मूलन के प्रभाव, मतलब जो वनों को काटा गया है ना, तो वनों को काटने से क्या क्या प्रभाव, क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो वन उन्मूलन के कारण जो है ना क्या हुआ कि प्राकृतिक जो संसाधन है ना उनका क्षय होने लग गया है। ठीक है, मृदा अपवेदन होने लग गई। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय मतलब प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो गए हैं। ठीक है, दूसरा है मृदा अपवेदन हो गई है, मतलब मृदा जो है ना, मृदा जो है ऊपर से कट कर जो है ना, जैसे बड़ी नदी आती है ना, नदियों के साथ ऊपर वाली मृदा जो उपजाऊ होती है वो बहकर चली जाती है। तो इसे हम कहते हैं मृदा अपवेदन। वन्य जीवन का विनाश हो गया, जो वनों में रहने वाले जीव है ना उनका भी विनाश हो गया है। साथ साथ जलवायु में परिवर्तन हो गया है। जलवायु में परिवर्तन मतलब कि जलवायु जो है ना, पहले जो है फिक्स टाइम होता था कि इसी टाइम पर जो है सर्दी पड़ेगी, इसी टाइम पर गर्मी पड़ेगी, लेकिन अब जो है ना उसमें चेंज हो गया। और साथ साथ कभी कभार ज़्यादा ठंड पड़ती है, कभी कभार ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इससे जो है जलवायु में परिवर्तन हो गया है। साथ ही साथ मरुस्थलीयकरण हो गया है। ये मरुस्थलीयकरण क्या होता है कि जो आपकी उपजाऊ भूमि है ना, वो जब अनुपजाऊ भूमि में चेंज हो जाती है ना, मतलब वहाँ पर हम कोई उगा नहीं सकेंगे, और वहाँ पर यदि कोई हम कृषि नहीं कर सकेंगे ना, तो वो भूमि जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, आपकी अनुपजाऊ भूमि या फिर वो मरुस्थल बन जाएगा। ठीक है, मरुस्थल होता क्या है कि जहाँ पर हम कुछ भी नहीं उगा सकते। तो यह है आपका मरुस्थलीकरण। और साथ ही साथ प्रदूषण में वृद्धि। तो ये तो जो है आप दिमाग से सोच कर लिख सकते हो कि पेड़ों के कटने से क्या होगा, पेड़ प्राकृतिक संसाधन का क्षय होगा, मृदा अपवेदन होगा, वन्य जीवन का विकास होगा। तो इस तरीके से जो है आपको लिख कर सोच कर लिखना ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वनों का संरक्षण कैसे किया जाए, वनों का संरक्षण हेतु उपाय क्या है। मैंने यहाँ पे 5-6 ही लिखे, आप इतने ही एग्जाम में लिखिए, आपके जो है अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। तो पहला है वन काटने एवं वृक्षारोपण की दरों में
अनुपात होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला है कि वनों को काटने एवं उनका वृक्षारोपण करने में समान अनुपात होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यदि आपको जरूरत है पेड़ काटने की, आपको यदि 10 पेड़ों की जरूरत है तो आप 10 पेड़ों को काटोगे, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी है कि आपने यदि 10 पेड़ों को काटा है ना तो आप साथ ही साथ 10 नए पेड़ों को भी उगाइए। यह है समान अनुपात के 10 पेड़ों को काटा तो 10 पेड़ों को उगाया। ठीक है, तो यह पहला आपका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि अमेजन वन, जो अमेजन मतलब एक बड़ा सा जंगल है, ठीक है, अमेजन या फिर बड़े बड़े जो जंगल होते हैं उनमें जो है वो आग लग जाती है। ठीक है, तो आग लगने से जो है ज़्यादातर उस जंगल में रहने वाले जीव वो भी नष्ट हो जाते हैं। उस मतलब जंगल में बड़े बड़े जो पौधे पेड़ पौधे होते हैं वो भी जो जल के राख हो जाते हैं। इससे जो है जंगल नष्ट ही होता है। तो यदि हम किसी भी तरीके से जंगलों में लगने वाली आग को जो है ना रोक पाए ना तो वनों का संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, वनों की हानिकारक कीटों से दवा छिड़क कर। देखिए हानिकारक कीट जो है ना, जैसे हमारे फल सब्जियों में लग जाती है, हमारी खेती में लगते हैं, कृषि में, उसी तरीके से वनों में बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वहां पर भी हानिकारक कीट पतंगे वगैरह आते रहते हैं, जिससे पूरे पूरे पेड़ों को जो है वो नष्ट कर लेते हैं। तो उन कीटों से सुरक्षा हमें किससे करनी चाहिए, छिड़काव, मतलब अच्छे से जो दवा है ना उनको छिड़क है। ठीक है, साथ ही साथ यदि कोई जो आपका पेड़ है ना वो खराब हो गया है, रोगग्रस्त हो गया, तो उसको हटा के, जैसे कि आपको पता होगा कि एक बड़ी सी कोई टोकरी है, ठीक है, मान लो कि आम की ही टोकरी है। अब उसमें से एक आम खराब हो जाए तो उसकी वजह से सभी आम खराब हो जाते हैं। तो सेम यही कंसेप्ट लगाया है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ है, उनमें से यदि एक पेड़ खराब हो गया, रोगग्रस्त हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस रोगग्रस्त वृक्ष जो है ना उसको हटा देंगे, जिससे जो होगा क्या होगा कि जो दूसरे पेड़ है ना वो तो एटलीस्ट बच ही जाएंगे। ठीक है, अब है आपका पांचवा उपाय क्या है कि कृषि व आवास हेतु वन भूमि के जो उन्मूलन एवं झूम खेती पर रोक लगानी चाहिए। देखिए लोग जो है ना कृषि मतलब लालच में जो है ना कृषि करने के लिए क्या करते हैं, वनों को नष्ट कर देते हैं। अब वनों को नष्ट कर दिया तो इससे क्या होगा कि वन मतलब नष्ट हो जाएंगे, और साथ ही साथ लोग झूम खेती भी करते हैं, आदिवासी। तो यदि इन दोनों को हम नष्ट मतलब उन दोनों पर रोक लगा ले तो जो है ना वनों का उन्मूलन नहीं होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोल रखा है कि नए जो कृषि आपको यदि कृषि आपको करनी है ना तो आप जो है ना जो आपके पास पहले से जमीन है वहीं पर ही करिए, दूसरी जो है वनों को काटने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ आदिवासियों को भी स्पेशली कहा गया है कि आप जो है वो झूम खेती नहीं कीजिए, आप जहाँ हो वहीं पर रहकर खेती कीजिए। ठीक है, तो यह है आपका पांचवा पॉइंट। और छठा पॉइंट क्या है कि वनों के महत्व के बारे में जन चेतना जागृत की जानी चाहिए। मतलब होता क्या है कि गाँव में जो है ना लोगों को पता नहीं रहता कि वन जो है ना उनके कितने महत्व है, वनों से क्या क्या हमें फायदा हो सकता है, कि अगर वन नहीं होंगे तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, उनके बारे में लोगों को पता नहीं रहता। तो यदि हम लोगों को वनों के प्रति जागरूक कर दे, उसके लोगों के अंदर वनों के प्रति चेतना उत्पन्न कर दे, तो जो है ना बड़ा फायदा हो सकता है, और जो है ना वन के उन्मूलन या वनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो ये आपके 5 से 6 पॉइंट है, इसको जो है आप समझ लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद है अगला टॉपिक आपका सामाजिक वानिकी। अभी सामाजिक वानिकी होता क्या है, देखिए सामाजिक वानिकी एक तरीके का कार्यक्रम है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसको, कार्यक्रम वो। और ये कैसा कार्यक्रम है, देखिए सामाजिक वानिकी सरकार एवं जनता की सहभागिता से। मतलब ये सामाजिक वानिकी जो है ना इसको न तो सरकार ने चलाया है और न ही जनता ने, इसको सरकार और जनता दोनों ने मिलकर चलाया है। पहली बात तो हमें यह समझ के आती है, तो सरकार एवं जनता की सहभागिता से देश के वन्य क्षेत्रों में वृद्धि करने का कार्यक्रम है। ठीक है, मतलब सामाजिक वानिकी के तहत क्या होता है, सरकार और जनता दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाकर मतलब दोनों आपस में मिलते हैं और मिलकर दोनों एक साथ होकर जो देश में वन्य क्षेत्र है ना उसको बढ़ाने का काम करते हैं। यह है आपकी सामाजिक वानिकी। यही जो है आपको बोल रहा है कि सामाजिक वानिकी सरकार एवं जनता की सहभागिता से देश के वन्य क्षेत्र में वृद्धि करने का कार्यक्रम है। ठीक है, अब इस सामाजिक वानिकी के जो है ना प्रमुख 3 घटक है। कौन कौन से है, देखिए सबसे पहला है कृषि वानिकी, मतलब कृषि में वानिकी की जाए। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा पॉइंट कौन सा है, वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण करना। मतलब देखिए इस पॉइंट को आप समझिए कि जो वन विभाग है ना, वन विभाग तो आप समझते हो, तो वन विभाग क्या करे कि जहाँ जहाँ मतलब सामुदायिक केंद्र होते हैं, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, नहर हो गए, आपके हॉस्पिटल हो गया, सब जगह जो है ना पेड़ पौधे उगाए, जिससे क्या होगा कि सामाजिक जो है ना लोग वहाँ को बैठेंगे, वहाँ का विश्राम करेंगे, तो इससे जो है
आप मतलब हरियाली भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो है ना लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। ठीक है, यह है दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट क्या है कि देखिए गाँव में सार्वजनिक भूमि भी होती है, जैसे कि आपका तालाब हो गया, बहुत से सार्वजनिक भूमि आप समझ रहे होंगे जहाँ पर जो सभी लोग जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो है ना ग्रामीण लोग क्या करें कि वृक्षारोपण कर ले, बड़े बड़े पेड़ों को उगा दे, जिससे जो है क्या होगा कि आप जो हमारा देश है उसमें हरियाली बढ़ेगी। तो ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों को आप समझ लीजिए, जान लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, यह है आपका पहला इतना सा। अब जो है ना आगे और हम कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण की। ठीक है, वन्य जीव मतलब वनों में पाए जाने वाले जो जीव है उन्हें हम वन्य जीव कहेंगे। तो वन्य जीवों के विलुप्त होने के, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण, कि जो वन्य जीव है वो विलुप्त हो गए, वो यहाँ से नष्ट हो गए, उनके क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। सबसे पहला कारण क्या है? प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। मतलब जहाँ पर वन्य जीव रहते हैं ना, उनके जो प्राकृतिक आवास है ना वो नष्ट हो गए। ठीक है, तो उन प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के भी कारण है। क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि से बढ़ती आवश्यकता। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी आवश्यकता बढ़ेगी, और यदि आवश्यकता बढ़ेगी तो वनों को काटना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो जनसंख्या वृद्धि में बढ़ती आवश्यकता, आपको कोई भी कारण पूछ ले तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि तो रखना ही है, यह तो लगभग हर में आता है। ठीक है, साथ ही साथ वृहद जल परियोजना। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको जो है पानी की भी तो आवश्यकता होगी, वो कृषि करेंगे तो उनको सिंचाई के लिए भी पानी की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए जो है बड़ी बड़ी जल परियोजना बनाई जाती है, और जल परियोजना बनाने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। और बांध जो है ना कैसे बनाएंगे? वन है ना उनको काट कर, वनों से जो है वह भूमि प्राप्त करके। ठीक है, जंगलों में खनन कार्य किया जाता है। साथ ही साथ जो है वो हम पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, और पर्यावरण प्रदूषण से जो है क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है, जिससे जो है वो वन नष्ट होते हैं। ठीक है, यह भी जो है आपके बहुत बड़े कारण है। साथ ही साथ ग्रीन हाउस प्रभाव से भी वनों के विलुप्त होने में बड़ी जो है यह भागीदारी निभाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है ये है आपके प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण। ठीक है, और वन्य जीवों के देखो विलुप्त होने के कारण तो है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? वन्य जीवों का शिकार। ठीक है, वन्य जीव जो है ना उनका शिकार किया जाता है, जिससे भी प्राकृतिक आवास जो है ना वन्य जीव जो है ना वो क्या हो जाते हैं? विलुप्त होते हैं। तीसरा आपका कारण है प्रदूषण। ठीक है, चौथा कारण क्या है? मानव तथा वन्य जीव में आपस में संघर्ष चलता रहता है। मतलब कई बार जो है ना मानव जो है ना कई बार क्या हमेशा जो है मानव जो वन्य जीव उनका शिकार करता रहता है, तो इसकी वजह से मानव तथा वन्य जीव में जो है वो संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, 4 पॉइंट है प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने का। सबसे पहला है प्राकृतिक, देखिए 4 पॉइंट है वन्य जीवों के नष्ट होने का। ठीक है, विलुप्त होने का। और वन्य जीवों के विलुप्त होने के 4 कारण कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, दूसरा है आपका वन्य जीवों का शिकार, तीसरा है प्रदूषण, चौथा है मानव तथा वन्य जीवों में संघर्ष। और जो पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, उनमें भी जो है उनके कारण भी जो है वो 4-5 आपको दे गए। ठीक है, यह है आपके वन्य जीवों के नष्ट होने या विलुप्त होने के कारण। अब हम पढ़ते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण जो है ना हम किस तरीके से करें। तो देखिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनाई गई, जिसे हम क्या कहते हैं? IUCN। ठीक है, इस संस्था को हम क्या कहते हैं? IUCN। और यह IUCN जो है ना संस्था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे हम कहते हैं रेड डाटा पुस्तक, बोल सकते हैं कि लाल डाटा पुस्तक। ठीक है ना, तो उसने इस पुस्तक में क्या किया कि जो प्रजातियां जो जातियां विलुप्त होने के कगार पर है उनके बारे में जानकारी मतलब लिखी उस बुक में। ठीक है, तो वो कौन कौन सी जातियां थी? सबसे पहली जाति है, यह चैप्टर जो है, यह पार्ट जो है ना वो हम 19वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहां पर भी हमने पढ़ा था विलुप्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, साथ ही साथ आपका अपर्याप्त रूप से ज्ञात जाति, ये सब जो है हमने वहाँ पर भी पढ़ा था। तो यहाँ पर भी एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे देखिए यहाँ पर तो मैंने यही बताया है, बाकी नोट्स में जो है अच्छे से वहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है विलुप्त जातियाँ। तो विलुप्त जातियाँ क्या होती है? जो ऐसी जातियाँ जो इस पृथ्वी से पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, जैसे कि डायनासोर। ठीक है, यह है आपकी विलुप्त जातियाँ। संकटग्रस्त जातियाँ कैसी कहलाती है? ऐसी जातियाँ जो जल्द ही
विलुप्त होने के कगार पर है, उन्हें हम क्या कहेंगे, संकटग्रस्त जाति। यदि इनकी अच्छे से सेवा नहीं की गई, ध्यान नहीं रखा गया, तो वे विलुप्त हो सकती है। ठीक है, जैसे कि बाघ, चीता जो हो गए, उनको हम संकटग्रस्त जाति कहते हैं। इसके बाद तीसरा अति संवेदनशील जाति है या फिर सुभेद्य जाति है, दोनों एक ही है। इनकी संख्या जो है वो लगातार तेजी से कम हो रही है और इनको ऊपर भी यदि हम ध्यान नहीं रखें ना, तो ये जो है ना क्या हो सकता है कि संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो सकते हैं। और चौथा है आपका दुर्लभ जातियां, ऐसी जातियां जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जो एक मतलब निश्चित स्थान पर भी पाए जाते हैं, उन्हें हम दुर्लभ जातियां कहते हैं। मतलब संख्या में वो बहुत ही कम है, उन्हें हम दुर्लभ जातियां कहेंगे। और अपर्याप्त रूप से ज्ञात जातियां, ऐसी जातियां जिनके बारे में पूरी कोई जानकारी नहीं है, उन्हें हम अपर्याप्त रूप से ज्ञात जातियां कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात है वन्य जीवों के संरक्षण में। आपको जो है ना मेनली यही पूछा जाएगा कि रेड डाटा पुस्तक क्या होता है। तो ऐसी पुस्तक जिसमें सभी विलुप्त हो रही या सभी विलुप्त हो रही जातियों का अच्छे से वर्णन किया गया है, उसे हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं दो अच्छे से पॉइंट है, तीन। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपको जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का जो है वो संरक्षण किया जाता है। ठीक है, वन्य जीवों के साथ साथ उनके जो प्राकृतिक आवास है ना, उनका भी संरक्षण किया जाएगा, तथा इनका नियंत्रण जो होता है ना, मतलब इनका नियंत्रण प्रबंधन, मतलब इनको जो चलाने का जो जिम्मा है ना, वो केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार होती है ना, वही इस राष्ट्रीय उद्यानों को नियंत्रित करती है, राष्ट्रीय उद्यानों का ध्यान रखती है। जैसे कि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दो राष्ट्रीय उद्यान है मेनली रूप से, एक तो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों जो है राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से फेमस है, तो इन दोनों को आप याद कर लीजिए, ये जो है आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरा है आपका अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य जो है वो क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो ऐसे देखिए संरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य में क्या होगा कि ऐसे संरक्षित क्षेत्र जिसमें जो है क्या किया जाता है कि वन्य जीवों के शिकार एवं आखेट जो होते हैं ना, उसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध होता है। देखिए वन्य जीवों का वहां पर हम न तो शिकार कर सकते हैं और न ही जो है हम आखेट कर सकते हैं, इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध होता है। जैसे कि आपके हम देश की बात करें भारत में, तो एक मनाली अभ्यारण्य है, एक बहुत से एग्जाम्पल है लेकिन आपको एक ही लिखना है, तो उसका आप लिख लीजिए मनाली अभ्यारण्य, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी अभ्यारण्य तो खूब है, लेकिन एक दो जो आपको सेट हो वो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखे है माउंट आबू सेवई। माउंट आबू जो है ना, आपको याद हो सकता है कि राजस्थान में माउंट आबू एक ही है, माउंट आबू हर किसी के दिमाग में रहता है, तो आप लिख सकते हो माउंट आबू सेवई में। ठीक है, साथ ही साथ सीता माता प्रतापगढ़ जो है ना, यह जो सीता माता अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। माउंट आबू अभ्यारण्य वो कहाँ पर है, सेवई में। इस तरीके से जो है आपको याद करना है, आराम से जो है याद हो जाएंगे। इसको जो है आप टुकड़ों टुकड़ों में याद किया कीजिए। अब लास्ट टॉपिक है आपका जीव मंडल निश्चय एवं बायोस्फीयर या बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए ये जैव मंडल निश्चय जो है वो क्या होता है, ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जिसको मतलब जिसमें जो वैज्ञानिक स्टडी है ना, वैज्ञानिक रूप से देखिए वैज्ञानिक अध्ययन है ना, उस वैज्ञानिक अध्ययन को करने के लिए शांत घोषित किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, उस वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इसको जो है शांत घोषित किए गए हैं। मतलब ये ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल पूरी तरीके से शांत है। यहाँ जाकर इन क्षेत्रों में जाकर हम जो है ना बड़ी बड़ी खोज जो है ना, वैज्ञानिक खोज जो है वो कर सकते हैं या वैज्ञानिक अध्ययन हम कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम बायोस्फीयर या फिर जीव मंडल नीचे कहते हैं। और भारत में सबसे पहला जीव मंडल नीचे जो है वो नीलगिरी में अस्तित्व में आया। कहाँ पर आया, नीलगिरी। ठीक है, तो यह जो है आपके छोटे छोटे पॉइंट है। अब आपका एक ही पॉइंट में रह गया है जो कि है जल संरक्षण एवं इसका प्रबंधन। बाकी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यह चैप्टर कैसा है थोड़े से मैं हिंट देता हूँ। जैसे कि वन क्षेत्र एवं इसका प्रबंधन, वन्य जीवों का संरक्षण एवं इनका प्रबंधन, जल संरक्षण एवं इसका प्रबंधन। तो इसमें जो है आप खुद का भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो कि आपको ये पूछ लिया कि जल प्रदूषण के क्या कारण है, तो आप जो है आराम से लिख सकते हो, सोच समझ कर लिख सकते हो। वनों के नष्ट होने के क्या कारण है, मतलब वनों के विलुप्त होने के क्या कारण है, वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या कारण है। तो यही तो यहाँ पर हमने पढ़ा है। तो ये तो जो है आप आराम से सोच कर लिख सकते हो कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो रहा है, हम मानव जो है उस मनुष्यों का शिकार कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो रही है, अम्लीय व्यवसाय हो रही है, ये सब जो है आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो आप जो है इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल
RBSC इंड्यूस क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।